जी अस्सलाम वालेकुम। पार्ट सी स्टार्ट हो गया हमारा लेक्चर 104 का, और हमारा सवाल अभी जारी है। सवाल जारी है जी बेटा। तो मैंने कहा था कि ये दो को रोक के पहले ये कर लो, तो करो। ये रिक्वायरमेंट तो आपने पढ़ नहीं ली हुई। पढ़ लिया तो कुछ कर भी ले। ये आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मेफेयर लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ओपनिंग में कुछ नहीं था, ओपनिंग में कुछ नहीं था, एंड इररिवोकेबली elected at initial recognition on measured at fair value through OCI. अब the fair value of investment at the year end was 1 लाख। अब ट्रायल में जाकर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट नजर आती है 125 की, और ईयर एंड की फेयर वैल्यू 100 पड़ी है। अब क्या करें, समझ नहीं आ रही ये क्या हुआ होगा। इसका मतलब ट्रायल में जितने की खरीदी थी उतने पर पड़ी है, और ईयर एंड पर जो 100 वाली फेयर वैल्यू है उस पर नहीं लाए। भाई ज़्यादा सी बात है, अगर फेयर वैल्यू पर लाए होते तो ट्रायल के अंदर ये 100 पे पड़ी होती। और दूसरी बात, जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो भी आपको ट्रायल में कहीं ना कहीं नजर आता या बताता। तो सबसे बड़ी निशानी यही है कि फेयर वैल्यू 100 है, इन्वेस्टमेंट नजर ट्रायल में आ रही है 125 पे। ठीक है, तो वर्किंग नंबर कौन सी चल रही है जी अब आजकल? वर्किंग 8 कर लें, चलो कर लेते हैं, वर्किंग 8 बना लो। वर्किंग 8 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये वर्किंग आप किया करते थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब कॉस्ट की बजाय ट्रायल लिख लो, एज पर ट्रायल लिख लो, जो मर्जी लिख लो। कितना है? 125। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2000 नहीं 30 जून वाला सवाल है। 30 जून 2015 पर ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये कितना नजर आ, क्लोजिंग कितने पर आ जाए, ये किस पर ले आओ, ये फेयर वैल्यू पर लेके आना है ना। एफवीटी इररिवोकेबली इलेक्ट कर लिया उन्होंने, एफवीटी ओसीआई। तो 25 रुपए का क्या आ गया आपको? लॉस, जिसको हम क्या कहा करते थे? फेयर वैल्यू रिजर्व। ये कहाँ जाता था? ओसीआई में। ये है क्या चीज़ वैसे? लॉस। और ये क्या निकला है? ये 3 चीज़ें लिखते थे, याद है? अब ये 3 की ना थोड़ी एंट्री पास करनी है। एंट्री मतलब ये सारी एंट्री देखें, ओपनिंग की एंट्री वो कर चुके थे एंट्री, वो तो एंट्री आपने नहीं ना पास करनी। ठीक है, आपने तो ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री नहीं करनी होती, फेयर वैल्यू गेन लॉस की एंट्री करनी होती है। तो अब मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी? ओ माय गॉड, ये जनाब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट हो रहा है, और एफवीटी ओसीआई वाला है ना, तो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में डेबिट हो रहा है। लेकिन एक मिनट जरा रुक जाइए, एक मिनट। आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो बिल्कुल ठीक है, आपका क्रेडिट हो जाएगा 100 से, लेकिन ये जो नुकसान आपको फ्यूचर में आना है, ये फेयर वैल्यू रिजर्व जो है, जो आपने फ्यूचर में जो नुकसान कमाना है, ये नुकसान सारे का सारा आपका है, या इस पे आपको कुछ फ़ायदा भी मिलेगा? रिजर्व बोले बेटा, अगर आपको फ्यूचर में गेन आना होता था तो आप वो सारे का सारा गेन खुद रिकॉर्ड नहीं करते थे, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के लिए आप डेफर्ड टैक्स के नाम से रिकॉर्ड कर लेते थे। तो लॉस आ जाए तो लॉस भी तो इसी तरह से ही है। फ्यूचर में जब कभी आपको लॉस आएगा तो वो लॉस पर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। क्या होगा? टैक्स सेविंग मिलेगी। तो टैक्स सेविंग जो है वो DTL या ए, अच्छा DTA लिख ले, स्लैश डाल के, फिर अल्टीमेटली हमने DTL करना ही है। ठीक है, तो असल में पूरे का पूरा जो 100 है वो पूरे का पूरा 100 थे, सॉरी 25, ये 25 है, ये पूरे का पूरा 25 जो है, ये पूरे का पूरा 25 सारा नुकसान आपका नहीं है, बल्कि इसमें से 35% है ना टैक्स रेट, इसमें से 35% जो है
वो जब लॉस आएगा तो आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। कितना बनता है? 8.75। तो फिर बाकी का बैलेंसिंग भी निकाल सकते। अच्छा, इसको 9 कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। इतने कहीं पे पॉइंट अभी तक यूज़ किया है हमने पूरे सवाल में, देखो कहीं पे यूज़ हुआ है? तो फिर इधर भी ना करो यार, जान छुड़ाओ हैं। ठीक है जी, बाकी का बैलेंसिंग निकाल लो या 25 का 65% कर लो जी। कितना? तो ये एंट्री समझ में आती है या पीपीई से समझाने की कोशिश करूं? समझ आती है ना? सिंपल, ये काम हमने किया हुआ है, बस किया गेन के साथ। हमारा इन्वेस्टमेंट ओसीआई रीवैल्यूएशन सरप्लस या एफईटी ओसीआई वाला ये जो आइटम है, ये दोनों की एंट्री सेम है ना। तो अगर एसिड बढ़ रहा हो और सरप्लस आ रहा हो तो हम करते थे एसिड डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, लेकिन नेट ऑफ वो नेट सरप्लस याद है तो डीटीएल क्रेडिट होता था। गेन आने पर हम कहते थे सारा गेन यूजर का नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ गेन जो है वो आपने कल को हुकूमत को देना है, उस पर टैक्स देना है, तो डीटीएल क्रेडिट कर लेते थे। आज क्या आ गया आपको? लॉस। तो जब फ्यूचर में ये लॉस आएगा तो लॉस की वजह से आपको टैक्स वाले ये लॉस आज नहीं अलाउ करेंगे, जब एक्चुअल में बिकेगा तो तब लॉस अलाउ कर देते। तो जब फ्यूचर में लॉस आएगा तो उस पर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, तो वो टैक्स सेविंग आज बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली एंट्री असल में आपकी मैंने पोस्ट करवानी है। मुश्किल या आसान? थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है कि लॉस आ गया, आपने ये गेन के साथ एंट्रीज कर रखी थी। ठीक है जी, तो बहरहाल थोड़ी सी मुश्किल होनी भी चाहिए कभी कभार जी। तो एंट्री बनी फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई। तो यहां पर हम क्या लिखा करते थे इसके लिए? फेयर वैल्यू चेंज लिखते थे। तो ये चेंज क्या है जी? डेबिट। कितना मतलब कितना? 16। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट, डीटीएल या ए जो भी अकाउंट बना हुआ है, जो भी बना हुआ है वो डेबिट कितने से? 9 से। और तीसरी चीज क्या है जी? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? फिर एफईटी ओसीआई में शॉर्ट टर्म आ ही नहीं सकती। शॉर्ट टर्म आ सकती है क्या एफईटी ओसीआई में? नहीं, वो शॉर्ट टर्म एफईटीपीएल में रखनी होती है। तो अगर इन्होंने एफईटी ओसीआई में रखी है तो मतलब इन्होंने अदर देन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये 125 का ट्रायल नजर आ रहा है ना, इसको क्या कर दो ये। अब डबल एंट्री पूरी हो गई। एफईटी ये फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट, डीटीएल डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट। ये तो वर्किंग आपके लिए की है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो वैसे ही मैंने आपके लिए की है वर्किंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने बस क्या करना है, इस किसी एक को या इधर भी लिख सकते हैं 25 का 65%, यहाँ पे आपने कर दिया। इधर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या है जी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर। तो यहाँ पर भी आप ये वर्किंग शो कर देते कि ये 9 कैसे बना है, आप लिख देते 25 × 35%। ठीक है, तो ये वर्किंग तो मैंने आपके लिए की है, आपको समझाने के लिए की है। ठीक है, वरना ये डायरेक्ट कर लें। क्लियर जी? ले हाँ जी, अब क्या रह गया यार इस सवाल में? क्या रह गया यार? अब क्या रह गया? सवाल था क्या था है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो इससे अगला सवाल है, जिससे भी ज़्यादा अहम है, उस सवाल को करने से पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। लेकिन ये पार्ट हम पॉज करेंगे क्योंकि ये पार्ट बस आखिरी पार्ट है। अब डी पार्ट नहीं बनाना, बच्चे घर पे कहेंगे बहुत है पढ़ाते हैं। हमने तो बात की 115 तक लेक्चर्स, मैंने FR2 वालों को FR1 वालों को भी कहा था 107-8 तक ख़त्म करने। अब वो भी कहते हैं कभी कभी सर वो जो हम पार्ट बी किया करते थे शुरू से ही करने लग गए थे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पार्ट बी ये नहीं, सी पार्ट ये नहीं गिना करते लेक्चर्स के अंदर। ये तो एक्स्ट्रा काम है, आपके हिस्से के काम है जो उस्ताद आपको क्लास में करा रहा होता है। ये असल में आपने घर पे करने होता है जो आप नहीं कर रहे होते, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए पार्ट सी से आगे नहीं जाना हमने। ओके, और पार्ट सी शुरू हो चुका है, पार्ट ई अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर यार मैं तो कहता हूं देखी जासी, पहले 7 को करते हैं, 6 एंड पे पहले 7 को करें, 7 पढ़ें, एडजस्टमेंट 7, ताकि बस एक ही एडजस्टमेंट रह जाए। लेकिन मैंने इस सवाल से पहले ब्रेक कोई नहीं देनी, इसलिए जल्दी करो।
वैसे ये 5 मिनट का सवाल रह गया, लेकिन 10 मिनट मैंने इसको फिर भी एलोकेट कर दिया आप लोगों की खातिर, सिर्फ आपको, ताकि आप आराम से एडजस्टमेंट समझें। बंदे बन जाओ, पता लग जाता है कहां से आए हुए हो। पकड़े जाते हो। बातों का बुरा तो नहीं मनाते यार मेरी बात। हाँ यार चलो, अब आखिरी सेशन का एंड है, मैं ये भी नहीं कहता था नहीं तुम मना लो जो मर्जी, नहीं यार कोई पता नहीं यार, जिंदगी का पता लगता, माफ कर देना है यार। जिस जिस को लगता है ना मतलब कि माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए, तो वो मुझसे मांग ले जल्दी से माफ़ी। वो जमात में गए ना, इस दफ़ा तो नौजवान लड़के साथ थे, तो एंड पे बंदा कहता है ना यार माफ़ कर दो, तो कहने लगे भाई सारे जो है तुम तवज्जो करें, जिसने जो है वो माफ़ी मुझसे मांगनी है वो जल्दी से मांग ले, मैंने जल्दी जल्दी निकलना। तो वही कह रहा हूँ भाई, मैं अभी क्लास के बाद आपसे माफ़ी मंगवा लेता हूँ। ऑन 30 जून 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड। देखो भाई मेरे, कहानी कुछ ऐसे है कि जुलाई 15 ये हमारा साल है। 30 जून कौन से कहाँ पे एंड होना है जाके? ओ किधर गया जी? ये कब एंड होना है हमारा साल? 30 जून 15 पे। तो ये तो यहाँ पे कहीं पे कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है 15% डिविडेंड। क्या ख्याल है? तो भाई 15 के साल का डिविडेंड तो 15 में मिलता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि अब हम IAS 10 वगैरह पढ़ चुके हैं, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्योंकि अनाउंसमेंट बाद में हुई है ना, अनाउंसमेंट की वजह से फंस जाते। अनाउंसमेंट कब हुई है? नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन मस्ट डिस्क्लोजर, इसका डिस्क्लोजर लाजमी है, पर हम डिस्क्लोजर्स बना ही नहीं है। इसलिए 15 का फाइनल डिविडेंड जुलाई 15 के अंदर, ये 30 जून 15 पर प्रोपोज किया है, तो ये तो 30 जून 15 वाला ये तो जुलाई में जाकर मिलेगा। ठीक है, फॉर द ईयर 30 जून 15, फॉर द ईयर 30 जून 15 जुलाई के अंदर आपने अनाउंस किया है, तो ये अब जुलाई में अनाउंस किया है, तो ये तो फाइनल ऑफ 15 है, 16 में आएगा। सिर्फ डिस्क्लोजर देना होता है। हम PNL का बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं विदाउट डिस्क्लोजर्स, इसलिए इसको तो क्या कर दो, इग्नोर। तो बस ये एडजस्टमेंट इग्नोर करने के लिए थी। ओए मारे गए, हाँ मारे गए, पिछले साल भी ऐसा ही था। यानी ये पूरी कहानी ऐसे ही चल रही है, और ये पूरी कहानी चलते चलते ये काम इधर भी हुआ था। ये हर दफ़ा इनको आदत है ये काम डिविडेंड देने वाला ये करते हैं जी। अब इसकी तो अनाउंसमेंट पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हुई होगी, तो इसकी पेमेंट तो इस साल में होगी ना। ठीक है, तो इस फाइनल डिविडेंड की एंट्री कितना है जी? शेयर कैपिटल 6 था, 6,000 था, 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये पर कितने परसेंट जी? जी कितना आंसर आता है? 12,000 है डिविडेंड। इस डिविडेंड की एंट्री अभी आपको मैंने कंसोलिडेशन के अंदर ये सिखाया है कि अगर सवाल चुप हो तो ये डिविडेंड कौन सा होता है जी? पेड वाला, पेड एंड रिकॉर्डेड। क्या ख्याल है? सवाल खामोश है तो क्या असम्पशन लेनी होती है? पेड एंड रिकॉर्डेड। तो पेड एंड रिकॉर्डेड है, मतलब असल में कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं ना। तो पेड है, रिकॉर्डेड है, तो अगर है, इसकी एंट्री वैसे होती क्या है? इसकी एंट्री वैसे होती क्या है? रिटेन, इसकी एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, कैश लिख दूं जरा, कैश समझ आ जाए, कैश क्रेडिट, कैश डिविडेंड है ना। कैश नॉर्मली असल में डिविडेंड पेएबल आप क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि कोई छोड़ता थोड़ा ही है।
उसी वक्त वो इस साल में आकर ले जाएंगे। अब ये साल के शुरू के अंदर आपने डिविडेंड अनाउंस किया था, तो आपको क्या लगता है कि वो अभी तक नहीं आए होंगे? कोई अनक्लेम्ड हो भी तो वो फेस पे दिखाते हैं, इसीलिए कंपनीज एक्ट में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी डिविडेंड की हो चुकी है। क्योंकि सवाल चुप है तो अज्यूम क्या करना होता है कि ये रिकॉर्डेड एंड पेड है, पेड एंड रिकॉर्डेड है। अब अगर ये रिकॉर्डेड है तो फिर लबो ट्रायल में नजर आना चाहिए, ये डेबिट साइड पे ट्रायल में नजर आना चाहिए। ढूंढो शाबाश, ट्रायल में ढूंढो 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 ढूंढो, ट्रायलों ट्रायलों ढूंढो, मुल्कों मुल्कों ना ढूंढो, ट्रायलों ट्रायलों ढूंढो। आप कोई डिविडेंड, नायाब डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, ढूंढो ढूंढो, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो कहां होगा फिर? ऑब्वियस बात करना, अगर आपको पूरे ट्रायल में अक्यूमुलेटेड एफसी नजर ना आ रही हो तो इसका मतलब क्या है? एसेट्स पड़े हैं, डेप्रिशिएट ही नहीं होते। पीपीई बुक वैल्यू पे पड़ा है, पीपीई किससे पड़ा है? बुक वैल्यू पे पड़ा है। ऐसे ही अगर डिविडेंड पेड है, रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड है तो नजर नहीं आ रहा, तो वो कहां पड़ा होगा? जाहिर सी बात है डेफर्ड टैक्स में पड़ा होगा। अच्छा सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में पड़ा होगा? नहीं, कहां होगा? ऑब्वियस बात क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स में ही हो सकता है। इसका मतलब यहां पर स्टार लगाकर लिखो, अब यहां पर स्टार लगाकर लिखो कि ट्रायल में, इस एडजस्टमेंट के साथ लिखो ना, ठीक है, ट्रायल में डिविडेंड नजर नहीं आ रहा। पहले तो आपने लिख दिया ना पेड एंड रिकॉर्डेड, यहां पे लिख दिया ना पेड एंड रिकॉर्डेड। खामोश हो तो क्या अज्यूम करते हैं? ये पेड है, पेड है तो रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। रिटेन्ड अर्निंग ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, यही तो बताने लगा हूं। सबर तो करो, पहले लिख तो लो जी। डिविडेंड यूं लिखो डिविडेंड रिकॉर्डेड, डिविडेंड पेड अज्यूम करते हैं ना, खामोशी केस में, साइलेंस केस में डिविडेंड पेड अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अब आप लिख रहे हो डिविडेंड ट्रायल में नजर नहीं आ रहा, डिविडेंड ट्रायल में नजर नहीं आ रहा, तो फिर ये रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस हो चुका है, तो फिर ये रिटेन्ड अर्निंग में से लेस हो चुका है। ऐसे ले आओ पाए जी। डिविडेंड ट्रायल में अगर नजर आता तो कहां नजर आता? डेबिट साइड पर। लेकिन हम डिविडेंड को ऐसे खुला छोड़ते ही नहीं है। डिविडेंड कोई एक्सपेंस थोड़ा ही है कि किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा होगा। डिविडेंड तो ये देखो, ये डिविडेंड हम कहां लेकर जाया करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करते हैं। तो अगर ट्रायल में आपको नजर नहीं आ रहा तो पक्की बात है कि इस फिगर तक आते आते ये 12,000 माइनस हो चुका है। क्या ये कोई गलती है? कोई गलती नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है। डिविडेंड ने रिटेन्ड अर्निंग्स में से ही माइनस होना होता है, गलती कोई नहीं है। ये रेक्टिफिकेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगेन मुझे प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? अगर उसने मुझसे रिटेन ये चेंज इन इक्विटी ना मांगी होती, देखना जरा, सारे जरा देखना जरा इधर, अगर उसने सवाल में चेंज इन इक्विटी ना मांगी होती तो हम यहां पर क्या लिखते? 20,000। और हालांकि डिविडेंड है, हम यहां पे दोबारा शो ना करते और हमारा सवाल सही हो जाता। 20,000 तक आते आते डिविडेंड क्या हो चुका है? माइनस। क्या हो चुका है? बाकी प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ, ना वो ओपनिंग रहा, ना तितर रहा, ना बटेर। लेकिन चलो छोड़ो, डिविडेंड की फिगर तो इसमें से माइनस हो चुकी है ना। नहीं समझ आ रही है बात? क्या डिविडेंड इसमें से माइनस हो चुका है? मेरा सवाल नंबर 1, रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो चुका है या नहीं हो चुका? बेटा आप बताएं। रिटेन्ड अर्निंग में से पीछे हो चुका है माइनस? जी हो चुका है माइनस। नजर नहीं आ रहा तो यही है, हो चुका है माइनस। अगली बात, अगर माइनस हो चुका है तो क्या कहीं शेयर कैपिटल में से माइनस होना था? सही हुआ है, माइनस तो सही हुआ है। अब अगर मुझसे वो स्टेटमेंट ऑफ जालिम ने जो स्टेटमेंट इक्विटी मांगी थी, गड़बड़ होगी ना। ठीक है, अगर उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ना मांगी होती, हमने एक वर्किंग करनी होती, तो फिर हम क्या करते? इधर 20 ही लिखते और डिविडेंड को दोबारा माइनस नहीं करना, क्योंकि उस तक आते आते क्या हो चुका है? माइनस। लेकिन हम फंस क्यों गए? उसने हमसे चेंजेस इन इक्विटी मांगी है। चेंजेस इन इक्विटी मांगी है तो फिर प्रेजेंटेशन
कंपनीज एक्ट जो है वो पकड़ लेगा आपको अगर आपने डिविडेंड इस तरह से ना शो किया। आपकी चेन इक्विटी तो सही बन गई, मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस तो सही निकल आएगा कि आप उसमें से डिविडेंड माइनस ना करें तो, लेकिन आपको कंपनीज एक्ट ने आगे पकड़ लेना है। हेलो भाई क्या कर रहे हो, डिविडेंड किधर है? ठीक है, आपने रिजर्व्स को अलग दिखाना होता है, डिविडेंड की मूवमेंट दिखानी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको IAS 1 और कंपनीज एक्ट ने जो है वो कुछ पाबंदियां जो है वो आपने डिविडेंड शो करना होता है, लाजमी आपका लॉ कहता है आपको डिविडेंड शो करो। अब ये शो मारनी है आपने, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 20,000 को सही करना पड़ेगा। ये 20,000 को क्या करना पड़ेगा, आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपने तो लिखा हुआ था ना, उसको काट दें। ठीक है, प्यारा सा करके उसको काट दें और काट के इसकी एडजस्टमेंट इधर देखें क्या होने लगी। इधर देखना जरा, ये मेरे पास यहां जगह मिल गई मुझे, स्टार पेपर में ऐसे ही करना है। ठीक है, जो गिवन है ट्रायल में बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, लेकिन इस तक आते आते डिविडेंड क्या हो चुका है, माइनस। ये डिविडेंड क्या कर दो, ऐड 12,000। बोलो क्या आंसर आता है? यानी अगर डिविडेंड इसमें से माइनस ना हुआ होता तो ये क्या होता, तो ये 32,000 मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है जी, बस समझ आती है बात। अच्छा, अब ये 32,000 लिख लिया ना, बोलो अब उसके बाद यहां पर डिविडेंड माइनस करना है। ठीक है, डिविडेंड माइनस, सर ये क्या बात हुई, पहले ऐड कर रहे हैं फिर माइनस करें। भाई 32,000 शो करके डिविडेंड शो कर रहे हैं, अगर मैं 32,000 नहीं ना करता उसको तो फिर मैं 12,000 शो नहीं कर सकता। तो ये शो मारनी जरूरी है कि हमने डिविडेंड दिया है, शो मारते हैं हम। ठीक है, तो ये शो मारना बहुत जरूरी है कि हमने डिविडेंड पे किया है। कितना, कैसे निकला था, 6,000 था, 60,000 था, फिर मिक्स हो रहा है, 60,000 इंटू 12%। ठीक है जी, जी 20%, तो 12% बोला अभी आप लोगों ने। अच्छा 12,000 है, चलो खैर कोई नहीं, इधर तो उधर फिर फर्क ही पैदा है जी। कितना, 12,000। ठीक हो गया जी, ये ले सही है। अब पता है, बस यहां से पैड निकलेगा, यहां पे जाके फेंक देंगे, बस खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन ये भी एक अहम एडजस्टमेंट थी। ठीक है, ये आपने क्या किया, 12 ऐड करके 32 किया और फिर 12 को माइनस कर दिया। प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट, अगेन अब प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट। ओके, चलो जी, अब रह क्या गया, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा, ताड़े पल्ले भी कुछ नहीं रहा, मैंने लग रहा है पता। ब्रेक बहुत करीब है, असल में अब वो आ नहीं रहे। हाँ, वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा। तो अब देखो, ये चाय पीने के बाद फिर आपने जो है वो थोड़ा 12 बजे तक पढ़ लेना फिर, है अभी वो अगला सवाल कराना है ना मैंने। अच्छा चलो इधर देखो, अब आखिरी एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर 5 million was paid in full and final settlement of income tax liability which up against which a provision of 7 million has been made in previous year। ये क्या बात कर गया, वो कहता है पिछले साल प्रोविजन जो क्रिएट की थी वो कितनी थी, 7 मिलियन। यानी कि अगर मैं ज़बरदस्ती करके एंट्री पास करूं तो पिछले साल जो आपकी जब आपने बुक किया होगा, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर आपने जब ये टैक्स बुक किया होगा पिछले साल, तो आपकी एंट्री हुई होगी CTE डेबिट CTP क्रेडिट कितने से, 7 से। अब आपको पता है कि पिछले साल का टैक्स जो होता है उसकी पेमेंट आपकी अगले साल में आकर होती है। जैसे जून का ईयर एंड हुआ तो सितंबर में जाके आपने जो है वो टैक्स पे करना होता है, ऐसे ही है। तो जब आप टैक्स पे करने गए करंट ईयर में टैक्स पे करने गए, अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट्स हैं, बस ये एक पहले वाली मुश्किल थी, एक ये वाली मुश्किल है पूरी की पूरी। ठीक है, अच्छा जब आप करंट ईयर में टैक्स पे करने गए तो टैक्स वालों ने क्या कहा, यार माना तुम्हारा तो सिर्फ 5,000 बनता है। 5 million was paid in full and final settlement of income tax liability against which a provision of 7 was made in previous year। कहानी पूरी समझ आई? अब प्रोविजन बनाई थी 7 की, करंट ईयर पेमेंट करने गए तो CTP डेबिट कैश क्रेडिट कितना हो गया।
अब ये मेरे ख्याल में तो गलत एंट्री है। होनी क्या चाहिए थी, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, को सोच के बताए। होना ये चाहिए था कि सीटीपी डेबिट, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। होना क्या चाहिए था, सीटीपी डेबिट होता पूरा 7 से, ठीक है, इस साल में, और कैश क्रेडिट होता 5 से। और आपने सीख रखा है 2000 क्या करते थे आप, सीटीई प्रायर, याद आया कुछ, सीटीई प्रायर क्या मतलब यूं कि आपने मिसाल के तौर पे 2014 का साल है ना आपका, पिछला साल गुजरा है 2014, ठीक है, ये 2015 है, और आप ये पीएनएल का बना रहे थे, तो जहाँ चलते आपका सीटीई डीटीई आता था टैक्स एक्सपेंस में, बोलो, टैक्स एक्सपेंस में आपका सीटीई और डीटीई आता था। तो सीटीई पिछले साल आपने 7000 जो बुक किया, ये ज़रा ज़्यादा था, अब इस साल सही करना है। ये प्रायर ईयर एरर नहीं होता था, याद है, याद करो, अंडर ओवर प्रोविजन है, अंडर ओवर प्रोविजन पढ़ाई थी, ये प्रायर ईयर का एरर नहीं है। आपने 14 में अंदाजा लगाया था, 15 के अंदर हुआ गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे होगा, तो ये चेंज इन एस्टीमेट होता था, ये प्रोविजन का चेंज है, इसको प्रायर ईयर एरर नहीं कहते थे। तो हमने इस 14 को सही नहीं, 15 में नहीं सही करने लग जाना था इस जगह को, ये जगह तो अपना करंट टैक्स इस साल का आएगा, इस साल का डेफर्ड आएगा, और हमने एक लाइन आइटम ऐड किया था टीई प्रायर, तो वो अंडर हो या ओवर हो, यहां पे जाके लिख देते थे, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहले 7 ज्यादा बुक हो गया इस दफा, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, और सही है। होना तो ये चाहिए था, असूल तो ये है, यानी ओरिजिनल होना चाहिए था ये, 7000 से लायबिलिटी खत्म करते, सीटी प्रायर क्रेडिट करते, यानी एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, ठीक है, और पिछले साल को नहीं जाकर छेड़ते, इसको छोड़ दे, ये तो छोड़ दे, ये तो गया, ठीक है। इसी साल के अंदर 2000 की एडजस्टमेंट करते और कैश 5000 से क्रेडिट करते। लेकिन ये उसने पूरा ये वाला काम नहीं किया, ये किया, ये मुझे कैसे पता लगा, जरा ये बताओ। देखो ये होना चाहिए, समझ में आती है बात। उसने ये किया, ये किसने कहा आपको, मैंने तो कहा ही है, मुझे कैसे पता लगा। कभी कभी ना फाइनल अकाउंट के सवालों में आपको गलती बताता नहीं है, ट्रायल के फेज से आपको पता लगती है। जैसे हमने क्लिफ्टन वाले सवाल में देखा था, रेंटल ऑफ व्हीकल लिखकर उसने 8600 रखा हुआ था, तो हमने कहा था कि रेंट जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, हालांकि ये तो लीज थी, तो सारी गड़बड़ हो गई थी, याद है, ठीक है। तो यार उस तरह से ना इनको चाय देना शुरू कर दें, कोई नहीं, क्लास चलने तो फिलहाल ज़रा बड़ी अहम एडजस्टमेंट चल रही है, उस साइड से इनको पहले चाय दे लें, और ये कैमरे के सामने ना आना, फिर मैं उस तरफ चला जाऊंगा, फिर इस तरफ चाय दे लेंगे। अच्छा जी भाई, इधर बात समझ आ रही, बड़ी अहम एडजस्टमेंट है, पूरा ध्यान इस पर रखना है, ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कभी कभार आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर सवाल में क्लियरली बताता नहीं है कि आपका जो है वो गलती है, ट्रायल का फेस बताता है। जैसे कि ये मैंने आपको जाते जाते पढ़ाया था, ये क्या पढ़ा हुआ है, सीटीपी। अब एग्जैक्ट फिगर नजर आ रही है, वो कहता है 7000 की प्रोविजन बनाई थी, जिसके अगेंस्ट 5000 की सेटलमेंट हो गई फुल एंड फाइनल, और ट्रायल के फेज पे अभी भी करंट टैक्स पेएबल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब 2000 का मतलब, फिर उसने सिर्फ कैश की एंट्री, अकाउंटेंट भूलता नहीं है, उसने सिर्फ यही वाली एंट्री पास की हुई थी, ठीक है। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी जी, ये रेक्टिफाइंग एंट्री होने लगी है जी, बताएं जी रेक्टिफाइंग एंट्री। सीटीपी डेबिट हो गया था 5000 से, होना था 7 से, तो सीटीपी को मजीद डेबिट कर दें 2000 से। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें जी, और सीटीपी प्रायर जो है वो क्रेडिट करना था, वो उसने सीटीई प्रायर को क्रेडिट नहीं किया, तो वो कर ले, ठीक है जी। अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, कई बार आपको ये मैं सिखा चुका हूँ कि ऐसी जो ट्रायल की ऐसी जो हो, ट्रायल के फेस पे उसको सही कर दो, एक चीज़ का वजूद ही ख़त्म करना है। अब आपको कि सर ये इस साल का भी तो करंट टैक्स पेएबल हो सकता है, भाई इस साल के करंट टैक्स की एंट्री हुई होती तो डेबिट साइड पे वो नज़र ना आ रहा होता, वो नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात, अभी मैं आगे पढ़ाता हूँ, क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इस साल का ये करंट टैक्स, करंट ईयर्स इनकम टैक्स, एक मिनट, वो कहीं और लिखा हुआ है, ठहर जाओ, चलो खैर फिलहाल चलने दो, ठीक है। एप्लीकेबल करंट टैक्स, तो यही करंट टैक्स तो मसला है इसके अंदर, वही तो निकालना है, वो भी निकला ही नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा सुने, इधर देखें, रेक्टिफाइंग एंट्री होने लगी है, इस 2000 को उड़ा रहा हूं मैं, ठीक है। करंट टैक्स इस साल का अभी निकलना बाकी है, डेफर टैक्स निकलना बाकी है, वो सब करना है अभी हमने, उसी के लिए तो टाइम बचाया, अभी चाय पिलाइए। अच्छा इधर देखो,
सीटीपी, सुनो सुनो सुनो, सुन लो, सीटीपी डेबिट, सीटीपी डेबिट और सीटीई प्रायर क्रेडिट। भाई आप इधर से देना शुरू कर दें जी। इधर देखें, यहां पे क्या आता है जी, करंट टैक्स, और दूसरी चीज क्या आनी है जी, डेफर्ड टैक्स, और तीसरी चीज करंट टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस, ये एक्सपेंस सारा करंट टैक्स एक्सपेंस। लेकिन आगे हम एक लाइन डाला करते थे इसके प्रायर, ये क्या होता था, ये पिछले साल की एडजस्टमेंट है। ओवर प्रोविजन हो गई थी पिछले साल तो उसे कम कर लो, अंडर प्रोविजन रह गई थी तो बढ़ा लो। अब हमारा केस कौन सा है, हमारा केस कौन सा है, 7,000 की प्रोविजन बनाई थी। यार जल्दी कर लो ना यार, क्या करते हो, बैठे हो मुंह ढा के, जल्दी जल्दी क्या करो, पॉज करो जी बच्चों। तो केस क्या बना, 7,000 की प्रोविजन बुक की थी, 5,000 में सेटलमेंट होगी, तो मतलब हमने ज्यादा प्रोवाइड किया होता है, तो हम उस ओवर प्रोविजन को रिवर्स करते हैं। खैर चले छोड़े, एंट्री बनी सीटीपी डेबिट, जो गलत जो अभी तक क्रेडिट में पड़ा हुआ है, हालांकि वो पैसे अब नहीं देने, तो सीटीपी डेबिट, सीटीई प्रायर क्रेडिट, कितने से, 2,000 से। ठीक है जी। अब ये क्रेडिट है, क्रेडिट, ठीक है, तो इसको क्या कर लो, एक्सपेंस रिवर्स कर रहे हैं ना, फिर यहां से जो एक्सपेंस निकलेगा टोटल, उस एक्सपेंस की फिगर फिर वो फेस के ऊपर तो हमने माइनस ही करनी है ना। यहां पे एक्सपेंस डेबिट और ये एक्सपेंस क्रेडिट आ गया। ठीक है, तो ये नहीं मुकदा है, ए नहीं मुकदा अज, ए तो जान लेगा ताड़ी है। हाँ, ताकि इधर जीरो यहीं पे हो जाए। क्या कर रहे हैं, ले जाते हैं पेएबल गलत, फिर जीरो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बस अब इतनी सी एडजस्टमेंट रह गई है। करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन। थोड़ी देर के लिए जरा इसको ना फिलहाल देखें। और एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 35। अब आखिरी जो मसला रह गया है ना, जो असल मसला है वो ये है कि जो आपको पता है, मैं बताता हूं वर्किंग नंबर कौन सी चल रही है, पहले ये बताओ मुझे। ये तो आपको पता है ना, आपको पता है कौन सी वर्किंग चल रही है, हाँ तो आपको पता है वर्किंग 9। करंट टैक्स की वर्किंग होती थी, कुछ याद है, सारी बातें वो करूंगा जो आपको याद है जी। अकाउंटिंग प्रॉफिट, कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें लेस, और टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट जो आता है उस पर फिर आप क्या करते हैं, टैक्स रेट लगाते हैं, तो आपका सीटीई निकल आता है। एम आई राइट। अब टैक्स एट द रेट ऑफ, अच्छा 35%। अब जनाब वो ये कह रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, नहीं सॉरी, जो करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट है, जो करंट ईयर का टैक्सेबल प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, 5,000। अब अगर मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल जाए तो मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट मिल जाएगा, बोलो, टैक्सेबल प्रॉफिट मिल जाएगा तो 35% लगा के रेट मिल जाएगा। तो बस इसका मतलब ये हुआ, ये पीबीटी निकलना कहां से है, इसका मतलब बाकी सारा सवाल खत्म हो गया। अब हमने अभी ब्रेक करनी है, थोड़ी देर पॉज करते हैं, आप लोग चाय शाय पिएं, उसके बाद हमने इस पीएनएल के जस्ट टोटल्स करके इसको पूरा करना है। पीबीटी निकलेगा, पीबीटी को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि वो कह रहा है पीबीटी से, अकाउंटिंग प्रॉफिट से ये टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उस फिगर में 5,000 ऐड होगा, जो आंसर आएगा उससे 35% लगाएंगे, हमारा करंट टैक्स इस साल का निकल आएगा। सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट, और फिर डेफर टैक्स की थोड़ी सी बात है, इंशाल्लाह वो करेंगे, अल्लाह करेगा 15 मिनट में ये ब्रेक के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पॉज करें, पार्ट ना ब्रेक करें, पॉज कर दें इसको। ठीक है जी, तो हमारा पार्ट सी जारी है, वाओ सारी है। और मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें उसने कहा सवाल में, करंट ईयर्स टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स अकाउंटिंग इनकम बाय 5,000, टैक्स रेट है 35%। अब मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट पे ये रेट लगाना होता है,
टैक्सेबल प्रॉफिट सवाल में उसने नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से 5,000 ज़्यादा है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कहते हैं। मेरे ख्याल में उस तक जाने के लिए अब हमें कोई और चीज़ रोक नहीं सकती। मैंने तो OCA वाली एडजस्टमेंट्स भी कर डाली, ठीक है, लेकिन अब हमें सारा ट्रायल पोस्ट करना पड़ेगा, ट्रायल में जो कुछ बचा है, ठीक है। उसके बाद एंड पे जाकर PBT निकल आएगा, उससे टैक्स निकल आएगा, करंट टैक्स, फिर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए। देखो ना, सिर्फ ये एडजस्टमेंट रह गई है और उसमें भी सिर्फ करंट टैक्स रह गया, और ये डेफर्ड, ये ब्लैक जो मैंने कि ये डेफर्ड टैक्स में यूज़ होना है, ठीक है ना। तो अब फटाफट चलें, सारा ट्रायल जो बच गया है उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू है 2 लाख, जो डायरेक्ट आना है डायरेक्ट आ जाएगा, वर्किंग वाले वर्किंग में, ठीक है। तो सेल्स कितनी 200,000। उसके बाद नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, कहाँ जाती हैं ये, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग ये पड़ी है, यहाँ पे घुसा दें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है जी 100,000, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट 35,000, एडमिन कॉस्ट 30,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री 23,000। ये तीनों आ सकते हैं। सेलिंग कॉस्ट ट्रायल वाली कितनी 35,000, एडमिन कॉस्ट 30,000, ट्रायल वाली जगह छोड़ी हुई थी हमने, और ओपनिंग स्टॉक ये 20, इसमें एडजस्टमेंट भी हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, फाइनेंस कॉस्ट, वर्किंग बनाई थी, एडजस्टमेंट ही कोई नहीं थी ना, ये अकेला एक ही है, सुभान अल्लाह, कोई वर्किंग नहीं। कितना 5,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर, ये तो है ही नहीं, कहाँ है, ट्रायल में पड़ा ही नहीं, ट्रायल से हम उड़ा देते थे ऐसी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांस इनकम टैक्स पेड, प्रीपेड इनकम टैक्स, करंट एसेट्स के अंदर आकर लिखो एडवांस टैक्स, पूरा ट्रायल, ठीक है। माना कि मुझे सिर्फ P&L चाहिए था, लेकिन अब क्या, ट्रायल को शुरू जब किया है तो ट्रायल को खत्म कर दो, एडजस्टमेंट तो कोई बची नहीं है, ठीक है जी। कितना 6,000। नेक्स्ट इज PPE 86,000 ओपनिंग, और ये ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, और ये 12,000 ओपनिंग था, ये यहाँ पर आ गए दोनों, यहाँ से क्लोजिंग भी जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस 6,000, ये भी लिख लिया था हमने, अच्छा 6,000 में से 600 भी माइनस हो गया था, चलो अब टोटलिंग कर लेंगे एंड पे आगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स 37,800, जगह छोड़ी हुई है 37,000। आपने ट्रायल नहीं लिख लेना, आप तो जगह छोड़ के बस आगे प्लस माइनस कर दिया करें, ठीक है ना, एडजस्टमेंट जो हो, या उठा के ट्रायल अगर लिख के प्लस माइनस कर लिया करें तब भी कोई मसला नहीं। नेक्स्ट कैश एंड बैंक 4600, कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक है या एंड बैंक है, एंड बैंक, कितना 46। लो जी, मेरे को तो जगह को नहीं बची, अल्लाह करे उनको करंट एसेट ना हो रहा है कोई, अदर रिसीवेबल्स भी हैं, ओह माय गॉड, चलो कोई नहीं, इक्विटी को थोड़ा सा नीचे को धकेल देंगे। नेक्स्ट इज वही आ गया ना जिसका डर था, 14,000 अदर रिसीवेबल्स। इसके अलावा भी कोई है, अल्लाह ना करे यार जी, कितना 14,000, 4600, जरा आप थोड़ा सा ऊपर हो जाओ प्लीज, भाई आए हैं मेहमान, 4600, और ये क्या आ गया जी 14,000, और अल्लाह करे अब कुछ और ना आए। कर सकते हैं डेटर्स एंड अदर रिसीवेबल्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रेड डेटर्स अलग रखा करते थे हम, और एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स को इकट्ठा करते थे। ट्रेड डेट्स में फेस पे ही आते हैं, और एडजस्टमेंट भी थी इसलिए मैंने उसको अलग ही रखा, ठीक है। बाकी वर्किंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नोट्स तो वैसे नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये तो ले ही गए थे, खैर। ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल्स कितना जी 12,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, जिसका नोट बनाना सीखा है, ये
आप और सवाल में सीखा है, अगर उसकी डिटेल्स होती तो उसका नोट मांगे होते नोट्स तो उसका नोट बना सकते थे। ठीक है जी, कितना 5000। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 31,500, ये तो हमने कर लिया था। ठीक है, उसकी करंट मैच्योरिटी भी अलग कर ली थी, एडजस्टमेंट तो सारी कर चुके हैं ना। नेक्स्ट इज डेफर्ड टैक्स। अब ये 5000 क्या है, ओपनिंग है, यकम जुलाई 2014 पर जी 5000 ब्रॉड डाउन है। आप ब्रॉड डाउन लिख लो, एज पर ट्रायल लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। ब्रॉड डाउन तो इसलिए कह रहा हूँ कि कह रहा हूँ अभी हमने निकालना है, देखेंगे अभी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल 60,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 20,000, इन्वेस्टमेंट्स 125। शेयर कैपिटल कितना 60,000। ठीक है जी, और रिटेन्ड अर्निंग्स 20,000, इसको सही करके 32 भी कर लिया था हमने। ओके सही है, और इन्वेस्टमेंट्स भी ले गए थे हम 125। लो जी, पूरा ट्रायल खत्म हो गया और सारी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। करंट टैक्स की एडजस्टमेंट पीबीटी के बाद आती है, बाकी एक्सपेंसेस पूरे हो गए, टोटल्स करवा दो। ओपनिंग स्टॉक 31,333 104, ये जरा कंफर्म भी करते रहें जी, 104,708। एडमिन एक्सपेंसेस टोटल 30,450। अदर इनकम कोई नहीं नजर आई मुझे, 30,450 एडमिन एक्सपेंस आ गए। सेलिंग एक्सपेंसेस 36,275 36,275। अदर एक्सपेंसेस भी कोई नहीं नजर आए मुझे। चलो अब फॉर्मेट बना दिया था, क्या हो सकता है। ये देखो, इधर करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स आएगा तो टैक्स निकलेगा, लेकिन ये तो बात की बात है, ऊपर सारी कहानी खत्म हो गई है। पीबीटी आपका निकल आया है कितना 23,567। इस फिगर को कंफर्म कर लें क्योंकि इसको फिर आगे लेकर चलना है। डन जी। अब ये 23,567 वर्किंग नहीं, मेन उससे निकला है 23,567। ये पीबीटी है या नहीं है, ये पीबीटी है या नहीं है। अब इसके बारे में वो कह रहा था, सवाल में उसने क्या कहा, टैक्सेबल करंट ईयर्स टैक्सेबल इनकम यानी टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड्स अकाउंटिंग इनकम यानी पीबीटी बाय, तो यहां पर आपने लिखा 23,567 प्लस जी 28। अब इस 28,567 पर आपने 35% लगाया तो आंसर क्या आया 999। ये 999 क्या है, इसकी एंट्री करवाओ। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स क्रेडिट। तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से जी 999। अब ये डेबिट है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये एक्सपेंस रिवर्स हो रहा था, ठीक है ना। तो सीटीई डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जिसको लिखते हैं हम, ये क्या आ गया क्रेडिट। कितने से जी 999,8। ठीक है जी, वर्किंग नंबर नहीं, वर्किंग नंबर 9 है बेटा। ठीक है, ये वर्किंग 9 में आया, यहां पे भी लिख लो वर्किंग 9। ये वर्किंग 9 से जो फिगर आई है उसकी डबल एंट्री की। ठीक है, लो जी सारा सवाल खत्म हो गया है। देखो इधर सिर्फ क्या चाहिए हमें, ये मिल जाए जालिम, ये मिल जाए तो ये आ जाएगा, ये आ गया तो ये आ जाएगा, पैट आ जाएगा, ये पहले पड़ा है पैट निकल कर आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, अब मसला इसका भी है लेकिन है छोटा सा। मुझे एक बात बता दो पहले, वो बात ये है कि अगर कुछ चीज़ें ऐड कुछ चीज़ें लेस ऐसे डिब्बे बनते थे ना, मेरा सवाल ये है कि अगर सवाल वाला कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फ़र्क क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है यानी टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा है ना अकाउंटिंग प्रॉफिट से, यही बोला है ना उसने। अब अगर ये सिचुएशन है
कि पीबीटी से 5,000 रुपए ज्यादा है टैक्सेबल प्रॉफिट, तो ये 5,000 जो है ये कौन से इलाके से ताल्लुक रखता होगा, ऐड वाले गांव से या लेस वाले गांव से? अगर कोई ये कहे कि ऊपर वाली फिगर 100 है और नीचे वाली 105 है, तो कौन सी चीजें ज्यादा रही होंगी? ऐड वाली ज्यादा रही होंगी ना, ठीक है, तभी ये 5 ज्यादा हुआ। बात समझ आई? तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं वैसे बाय द वे कि ये 5,000 है। क्या ख्याल है? तो दिस प्लस दिस। आपको नहीं सर ये 5,000 नहीं, ये तो 15,000 है। मैंने कहा ठीक है, इसको 10 कर लो, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 5,000 का जो ऐड वाला ज्यादा होगा। नहीं 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 सर ये 25,000 है, ठीक है, ये 20 कर लो। नहीं सर ये 50,000 है, ठीक है, इसको 55,000 कर लो, 45 सॉरी, ठीक है, सही है। तो मकसद कहने का यह कि डिफरेंस ये रहना तो वही 5,000 लिख लेते हैं। अच्छा, अब मसला पता है क्या है? सवाल खत्म हो गया। ये ब्लैक लाइन का कोई काम नहीं, फिलहाल करते हैं, इसका काम है जरूर, लेकिन फिलहाल ये सामने आपकी सिचुएशन है। करंट टैक्स तो चलो हमने जुगाड़ लगा के निकाल लिया। डेफर्ड टैक्स के लिए आपको या तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा दे, या फिर जैसे सवाल हमने किए 2 3 4 उसके अंदर वो आपको टीटीडीज डीटीडीज दे दे, या इवन डीटीएल डीटीए दे दे, कुछ तो दे डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग निकलेगा तो बैलेंसिंग फिगर डीटीई निकलेगी। अब मसला कहां पे आके फंस गया? हमारे पास कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा गिवन नहीं कि उससे हम डिफरेंस निकालें, या डिफरेंसेस दे देता, क्या करें? हाँ, याद है आप लोगों को कि अगर सवाल के अंदर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा गिवन ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से चलते हैं। और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच क्या होती थी? इनकम स्टेटमेंट अप्रोच क्या होती थी कि आप कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस यहां भी कर लेते हैं। ऐसे हम करते थे जी, हम कहते थे कि वर्किंग 10 ना कर लें इसको, जरा वर्किंग 10, ठीक है। हम क्या निकालने लगे हैं जी? कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, आज एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल रहे हैं। ऐसे करते थे हम, याद है? ये कब करना पड़ता था हमें? जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा गिवन नहीं होता था। तो हम कहते थे हम एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट लेंगे, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट। कहो तो मैं वो वाला पेज ओपन करूं IAS 12 वाला, या ये याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा आपको फॉर्मेट? एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट, और फिर इनका डिफरेंस, और फिर टैक्स। ये तो हमने बड़े लेवल तक कर दिया था, जिसके अंदर डिफरेंट रेट वाले ने आके सही जो है ना डिफरेंस, हाँ डिफरेंट रेट वाले ने आके सही परेशान किया था एक दफा, याद है? पर वो अल्टीमेट था, उससे ऊपर तो कुछ था नहीं। परमानेंट डिफरेंसेस को तो हम वैसे ही डील करना सीख चुके हुए थे इसके अंदर। तो उस वक्त मैंने आपको कहा था बेटा कि ये काम आपके आएगी चीज़ फाइनल अकाउंट्स में। और आपने देखा था फाइनल अकाउंट का सवाल हम काफ़ी, वो एक पास से 11 हमने एक संडे पे, पता नहीं संडे वो एक दिन आया था एक्स्ट्रा क्लास कोई, हमने किया था सैटरडे को। तो उस वक्त इस तरह से ये फाइनल अकाउंट्स में जब अक्सर आता है ना, तो ये डाटा इस तरह से यूज़ करना पड़ सकता है, ये अप्रोच यूज़ करनी पड़ सकती है, जैसे आज हो गया। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 23,567। और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 28। अब वैसे तो यही लिख लेते हम और डिफरेंस आ जाता, लेकिन एक चीज याद है आपको, हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन सा लेना होता है? एडजस्टेड। एडजस्टेड ऑफ व्हाट? ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। अब परमानेंट डिफरेंसेस दो तरह के होते थे हमारे, या पेनल्टी या एग्जैम्प्ट इनकम। पेनल्टी अगर होती थी तो वो एड बैक हुई पड़ी होती थी, और एग्जैम्प्ट इनकम होती थी तो वो लेस। अब अगर सवाल में कोई परमानेंट डिफरेंस है तो अगर तो वो इधर वाला हुआ, तो ये याद है आपको यहां पे क्या लिखते थे हम यूं लिखते थे पीबीडी प्लस डिडक्शन नॉट अलाउड लेस एग्जैम्प्ट इनकम। मैं अगला नहीं लिख रहा, पता है आपको, ठीक है ना? अब डिडक्शन अगर नॉट अलाउड है तो वो ऐड होगी, और अगर कोई एग्जैम्प्ट इनकम है तो वो क्या होगी? लेस। अब सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की, सवाल ने सिर्फ ये बोल दिया, जरा देखना अब, जरा देखना अब, ब्लैक मैंने हटा दिया है। अब देखो ये करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन, बाय 5 मिलियन ऑफ विच, अब 5 मिलियन में से 0.8 क्या है? यानी कि वो ये कह रहा है कि ये जो 5,000 का डिफरेंस है इसमें शामिल है
एक परमानेंट डिफरेंस भी। तो ये परमानेंट डिफरेंस कौन सी वाली नस्ल से ताल्लुक रखता है? अब ऐड वाली से, यानी कि वो ये पता लग गया कि इस तरफ पड़ा हुआ है, तो ये तो अगली बात वैसे ही हमें पता थी कि हमने क्या करना होता है, जो साइन इधर यूज हो रहा है वो यहां पे यूज करना है। तो अगर ऐड वालों में है तो फिर यहां पर क्या होगा? पीबीटी प्लस 800 माइनस 0, आंसर इज जाग 24 कितना 36, और टैक्सेबल प्रॉफिट 28567, और डिफरेंस, और फिर इस पर टैक्स रेट 35% लगाओ 14। अच्छा, इसकी एंट्री बाद में करते हैं, पहले यहां तक समझो कि हुआ क्या है आपके साथ। ये ऐसे नहीं सवाल ये अलग से बुला के करवाया जाता हर दफा, लेकिन ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल भी करने चाहिए ना। आपको तैयारी की है हमने, इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आप सारी एडजस्टमेंट्स नहीं होती पेपर में। 25 नंबर का सवाल है तो आप एक दो गलत भी कर दोगे तो मैक्सिमम क्या गलत करोगे आप ये 800 ऐड करना भूल जाओगे। बाकी तो आपने खुद ही बताया, यहां तक पहुंच गए तो आपने यही 23 और यही 28 ले लेना था, तो आपका आधा नंबर शायद इस 800 कट जाना है, बाकी सब नंबर आपको मिलने हैं। करते जाना होता है सवाल को, ठीक है। ये जो मैंने किया इसको जरा देख लें, एडजस्टमेंट पढ़ें और फिर इस 800 के ट्रीटमेंट को देखें। अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्सीड टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय 5, ऑफ विच इस पांच में से 800 क्या है? परमानेंट डिफरेंस। तो वो परमानेंट डिफरेंस कोई पेनल्टी वगैरह होगी तो ऐड होने वालों में वो भी शामिल है। अब जब हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच पे जाना है तो एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना है, डिडक्शन नॉट अलाउड ऐड करेंगे, और एग्जाम्प्ट इनकम्स लेस, मतलब परमानेंट डिफरेंस का जो साइन इधर है वो यहां यूज करेंगे। तो 5000 में से 800 है तो फिर इधर ही पड़ा है ना, ठीक है। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया और ये हमारा टैक्स आ गया। इसकी एंट्री की बात अब मैं करने लगूँ, अगर यहां तक कोई मसला नहीं है तो। अब अगली बात, कितना कमाया? 24। टैक्स कितने पर दे दिया? कमाया कम टैक्स ज्यादा दिया, कमाया कम टैक्स ज्यादा दिया, तो फ्यूचर में फायदा मिलेगा, फ्यूचर में कमाओगे ज्यादा टैक्स कम देना पड़ेगा। तो आज फिर लायबिलिटी बुक करोगे या एसेट? ऐसे ही करते थे आप, ठीक है। आप कहते थे कमाया अगर कम और टैक्स, कमाया अगर ज्यादा और टैक्स कम दिया, यूं अगर होता तो कमाया अगर ज्यादा, मिसाल के तौर पे यहां पे होता है ऐसे 25,000 और यहां पे होता है 24,000, तो आप क्या कहते? कमाया ज्यादा टैक्स कम पे दिया तो फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बुक करो, लायबिलिटी क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट डीटीई को। ऐसे ही करते थे ना। आज क्या हुआ? कमाया कम टैक्स ज्यादा दे दिया तो फ्यूचर में ज्यादा कमाओगे टैक्स कम देना पड़ेगा, तो आज क्या बुक कर लो? एसिड, ठीक है। तो एसिड बुक करने के लिए डीटीए डेबिट, और इधर ऐसे करता था मैं, याद है, आंखें बंद करके डीटीई क्रेडिट कर। फिर बाद में कहता था चलो यार इसके साथ स्लैश एल लिख दो, कोई नहीं, लेजर जो बन रहा हो तो जान छुड़ाओ, ठीक है। कितना आ गया? लो जी, सवाल हो गया आखिरकार खत्म, ठीक है। तो एंट्री क्या है? DTL स्लैश ए डेबिट। ये ग्रीन वाली एंट्री तो ये होती थी असल में, चलो खैर। DTL, आज ये बैलेंसिंग नहीं निकल सका ना, कितने से? DTL स्लैश ए का अकाउंट डेबिट और DTE क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ये भी क्या होगा? रिवर्स। क्या ख्याल है? समझ आती है? ठीक है। तो यहां पे आपने क्या लिख लेना है? ये क्या है? DTE। लेकिन ये DTE आज बैलेंसिंग नहीं है, ये वर्किंग नंबर 10 में से निकाला है आपने, और अब जीव के बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग भी आपको चाहिए था, वो आपने आज निकाला। तो 30 जून 2015 पर जो कैरी डाउन है बैलेंसिंग कितना? 298। अब ये एक्सपेंस पीएनएल में चला गया, अभी ले जाते हैं। ये एक्सपेंस डेबिट इधर, और ये यहां पर DTL क्रेडिट हुआ और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस ने कहां जाना है? हाँ, लायबिलिटी है तो यहां पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लेकिन ये आज गिवन नहीं था, ये आपने निकाला है वर्किंग 6 में 2938। 6528 ये एक्सपेंस है, टैक्स एक्सपेंस 6528, और पैट कितना आ गया? 17039।
इस टोटल को मैं नहीं करने देता, आपको क्या ऐसे खाम खा परेशान ना हो, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बताइए। जी चलें आगे। अच्छा जी, अब ये याद करो, पैट जाता था रिटेन अर्निंग में और ओसीआई अपने, अब ओसीआई का नाम आज रिवन सरप्लस नहीं है, ओसीआई का नाम क्या है, फेयर वैल्यू रिजर्व। और ये पैट में या टीसीएम पहले लिख दिया, पैट प्लस ओसीआई होता है, ठीक है। तो यहां से अब ये निकले, ये यूं गए 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 ऐसे करके रिटेन अर्निंग में पैट आ गया कितना 17039 और इधर 16 आ गया फेयर वैल्यू रिजर्व, ठीक है। लॉस है तो लॉस लिख लो, ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसको पूरा कर लो, क्योंकि आपकी ना रिक्वायरमेंट थी ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो फिर टोटल कर दिया करो, ये बहरहाल एक इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन बाद में किया करो, ओके। कितना आता है 0, हाँ, लेकिन ये कहीं नहीं जाना होता बेचारा, ये धोखा है, ऊपर दोनों फिगर चले जाती हैं, ये धोखा कहीं नहीं जाता, ठीक है। ले जी, उसके बाद अब ये भी पूरा हो गया, ये ओपनिंग कोई नहीं था, ये 60,000, ये इधर देखो 32 को सही करो 3099916, अच्छा जी 30916, ये देखो ना, ये 12 ऐड किया फिर 12 लेस कर दिया, क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन थी ना, मजबूरी थी डिविडेंड दिखाना हमारे लिए, वरना इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देते हम, अगर हमें सिर्फ बैलेंस निकालना हो तो रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग। क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे 20 भी रखते तो 20 में 1084 माइनस होता और फिर 17039 ऐड होता, तो आंसर वही आना था जो अब आना है, ऊपर 12 ऐड करके नीचे 12 लेस कर दिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन की हमें एडजस्टमेंट करनी थी जी। 35955, लो जी। अब ये शेयर कैपिटल का फेस के ऊपर आ गया 60,000, फिर क्या है जी, रिटेन अर्निंग्स 35955 और फिर फेयर वैल्यू रिजर्व 16 नेगेटिव 50 5400 100 27 800, ग्रैंड टोटल कर दें 157400, इधर भी कर दें टोटल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ सवाल है, एतमाद नहीं कर रहे उस्ताद पे कि एनजी दस दिए, करके देखें, अच्छी बात है, ऐसी हर सवाल में होना चाहिए जी। 15 नहीं देख कर करो, एग्जैक्ट आ गया, सुभान अल्लाह जी बेटा, हाँ हाँ रीस्टेटेड लिखना चाहिए, रीस्टेटेड आ गया ना, लेकिन कंपैरेटिव यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए पिछले साल की रिटेन अर्निंग नहीं है, तो यहाँ पर रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे लिख दें। क्या और की हो गया जे, और की हो गया, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या हुआ है? टाइम जिसका हो गया बेटा वो बेशक चला जाए, हमारा तो अभी नहीं हुआ यार, ऐसे ना करो, 2 सवाल तो ना मिस कराओ मेरी प्लानिंग के, चलो एक तो हो रहा था, हो गए, जाओ निकल जाओ, बाकी बैठे रहे, ऑनलाइन मिल जाएगा, कल एक्स्ट्रा क्लास रख लूँ फिर। अभी टाइम 15 मिनट तो है ना, कल की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैंने कल की क्लास की तैयारी करनी है, एक सवाल डिस्कस कर रहा हूं, आपने वो होमवर्क में ट्राई करना है, 2 सवाल बेसिकली, और फिर उसको हम बस वो कल मैं खुद करवाऊंगा, ना भी करके आएंगे तो पढ़ लें सब, बस बताता हूँ क्या। फिलहाल इधर देखें भाई, एक पूरी पिक्चर इसकी होनी चाहिए, ये अब कर लिया करें खुद से, मैं भूल ही जाता हूँ, तो यहाँ से लेके वहाँ तक एक फ्रेम पूरा लिया करें,
बच्चों ने पिक्चर लेनी होती है कभी ऑनलाइन में, आप तो घर बैठे सुन रहे होंगे। वहां तक वर्किंग 6 पड़ी हुई है। अब इधर देखो, यहां पे वर्किंग नंबर 7 से वर्किंग्स यहां पर आ रही हैं। मैं इनको ज़रा थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो वर्किंग 7, 8, 9 और 10 यह यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, बच्चों को गुजारा हो जाएगा इनका। ठीक है जी। बेटा वो भी करना है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम डिस्कस करना है, पहले वो करूँगा। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, अगले हफ्ते में 2 एक्स्ट्रा क्लासेस कर लें और 9 बजे शुरू कर लें, ये सारी वही चीज़ें। आपको चीज़ बता देने का मकसद यही होता है कि हुन मैंने उफाड़ के रखना, जान नहीं देना जब तक हादी वाला सवाल ना हो जाए। हाँ तो लेकिन संडे को तो मैंने और भी बहुत कुछ सोचा था, क्या करें अब, मतलब टाइम ही इतना कम, आप लोग मतलब टाइम इतना लगा देते हैं एडजस्टमेंट्स को सीखने में, तब कम हो जाता है एकदम से टाइम। अगला संडे ऑन करेंगे ना, 8 घंटे की क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। ये 4 घंटे से नहीं मज़ा आता। बेहतरीन अपना सुबह शुरू करेंगे, जोहर तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको कोई वो मैं मेरे पास आना, सर की मालिश वालिश भी करूँगा, घुट घुट के दवागा है, शाम को फिर इंशाल्लाह असर तक पढ़ेंगे हम। अच्छा चलें जी, अब ऐसा है एकदम से ही अब मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ और अगले 10-1 मिनट जो है वो मैं आपके साथ वो सवाल डिस्कस करता हूँ जो सवाल असल में मैंने आपको आज करवाना था। मतलब उस सवाल की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगाएं कि असल में वो सवाल मैंने आपको करवाना था। नहीं वो आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है मेरे हिसाब से। डी पार्ट कर लें। सर आसिफ ने जो है ना वो पहले सी लॉ की वजह से पूरा सेशन चुप रहे हैं, अब वो हो सकता है वो तोप लेकर ही आ रहे होंगे। तुम लोग मुझे क्यों जीते जी मरवाना चाहते हो? अच्छा जी, ऐसा करें, एक टॉपिक है आपकी किताबों में इंटीग्रेटेड टॉपिक्स। इंटीग्रेटेड टॉपिक्स ये तो और है 46 है आई थिंक। हाँ ले, इंटीग्रेटेड टॉपिक्स का मतलब ये है कि इसमें मिक्स सवाल होते हैं ना, जैसे ठीक है मैं पेज नंबर अभी बताता हूँ, मुझे देखने दो। यहाँ से 2 सवाल भी करने हैं, सुभान अल्लाह, ओए होए, आई 37 के भी। इमोशनल लिमिटेड भी इसमें एक है। अच्छा चलें छोड़े, आ जाए जी पेज नंबर 739 पर। सेफ गार्ड, कमांडर सेफ गार्ड वाला सवाल करना था आज हमने, लेकिन कुछ जरासीम आए, कमांडर सेफ गार्ड जो है वो उनसे हार गया। अब कल ये दोबारा से फ्रेश होके ताकतवर होके आएगा, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े। नहीं कल से आएगा, मतलब कि बस कल ये भी मैं हो सकता है 15 मिनट में। अच्छा एक काम हो सकता है, ठहर जाओ, मैं पेज नंबर 739 अगर मैं बताते खुद बकलम खुद, अगर मैं ये डिब्बा लगा दूं ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा डिब्बा आगे निकल गया, ठीक है। तो ये डिब्बा अगर मैं लगा दूं, मतलब एडजस्टमेंट नंबर, ओह नहीं पता नहीं इसको क्या हुआ है, चलो खैर, ये जो डब्बा है ना जनाब, ये डब्बा लग जाए तो आपका सवाल अभी भी हो सकता है 10 मिनट में। पढ़ते हैं बेटा, 15 मिनट मैंने जो डिस्कस करना है ना, ये डिस्कशन बेसिकली सवाल ही होगा। अब 15 मिनट किसी ने टू टा नहीं करनी, चुप कर जाए, ठीक है ये अच्छा और मैं नहीं मैं तो एंजॉय करने आया हूँ संडे। अच्छा जी, ये असल में ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट है। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट मैं कभी भी आपको ना करवाता इस सवाल में अगर ये वाला पॉइंट इसमें ना होता। तो ये इंशाल्लाह अब हम कल करेंगे, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाल के क्लास के स्टार्ट में या एंड पे। बाकी का सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। 20 नंबर का ये सवाल है, ईजी नहीं लेना इसको। मार्च 2021 में आया था, प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 20 along with relevant notes showing possible disclosures as required under IFRS and Companies Act। असल सवाल तो ये करना था यार, मिस हो गया, सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, कोई बात नहीं, अब ये 2 दिन में करेंगे। अब इधर पढ़ो 2 बजे के बाद नहीं, सर ने 3 बजे तक कहा है पढ़ाना, तो उसके बाद फिर 4 बजे बुला लूँ आप लोगों को, और काम ही कोई नहीं दुनिया दे विच मुक गया। कल की तैयारी नहीं करनी जाके,
अच्छा साढ़े काम भी यही होंगे ने, अब आज क्यों खत्म करना है जल्दी, कल की तैयारी करनी है। कल कोई मीटिंग थी, मीटिंग किस लिए आगे पीछे कर दी यार, आज की तैयारी करनी थी, सवेरे 7 बजे क्लास है। तो बस यही है ज़िंदगी, आप लोगों की भी ऐसी हो जानी। सेफगार्ड लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इस पर फोर्स कैजुअल लगेगा, हाँ छोड़ो परे। एंड हैज़ रजिस्टर्ड, अभी मैंने अलग अलग किए ही नहीं, अरे तो सारे डिस्क्लोजर आपको पक्के याद करा रहा हूँ, फिर अब किसी एक दिन ऐसे ही 10 मिनट लगाने और बताना है आपको कि ये 5th में नहीं है, और एक आधा ऐसा है जो 5th में है और 4th में नहीं है, बस कहानी खत्म। अच्छा जी, ये जो है ना, ये सेफगार्ड लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन लाहौर, एसएल इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर पॉलिएस्टर एंड सोडा प्रोडक्शन प्लांट्स आर लोकेटेड एट गुलाम। जहाँ तक ये क्या है जी, नोट नंबर 1, उसने नोट्स मांगे हैं, तो आपने बैलेंस शीट बनानी है घर पे दोबारा से, ठीक है, और फिर रेलेवेंट नोट्स जो बनाने हैं वो नोट्स मैं इंशाल्लाह बनवाता हूँ अभी आपके साथ, जितने बन सकते हैं अब अगले 10 मिनट में। 5 मिनट तो आपने ऐसे रोले में डाल दिए, नहीं हाँ करते। तो अब ये नोट 1 हो गया, इससे आगे फिर जो जो ज़रूरत पड़ेगी नोट मैं यहीं बताता जाऊँगा, उसका बनना है, और वो आप जैसे ही पढ़ेंगे ना डाटा, आपके दिमाग में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके दिमाग के अंदर वो नोट उभर के सामने आएगा, क्योंकि आपने सारे नोट्स ही बना लिए कंपनीज एक्ट के, बना के भी देखे, याद भी कर लिया आपने, बार बार उनको देखा, अभी भी देख रहे हैं मुझे पता है, नहीं तो अभी मैं दिखाऊंगा ना, इसीलिए तो रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ना वैसे ही जरा बाय द वे ओपन भी करके रख लेता हूँ, पहले वेले तक केड़ा पता लगता है तो भूल गया हो फिर, तो जो है ना आप कौन से सफ़े पे थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो एक और काम भी सोचा था आज, पीएनएल, आज ना पीएनएल को एक और तरीके से बनाना सीखना था, वो अब इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा सुनो, इधर नोट्स शुरू हो गए। अच्छा देखो, जैसे ही सब बात सामने आएगी, बस 10 मिनट है, 10 मिनट है माजरत के साथ, इसमें मैं कोई कर नहीं सकता कुछ, मुझे पता है। इसके अलावा कि मैं इस नोट के अलावा आपको कहूँ सारे नोट्स बना लें, बल्कि इवन मैं तो ये भी कह दूँगा ये नोट बना लें तो आप इसको भी बना के आ जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन अब चुप कर दें, 10 मिनट तक कोई ना बोले, मैं बता रहा हूँ, वरना मैंने 10 मिनट आगे कर देना है। अब से ऑनवर्ड जो फजूल बोला, हर बोलने वाले पे 1 मिनट ऐड होगा। अच्छा, फॉलोइंग इज ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2020। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स इकट्ठे हैं। रिजर्व्स में क्या कुछ होता है जी, आपको पता है? शेयर प्रीमियम, तुम तो हर साइड पे हो जाओ जी, शेयर प्रीमियम हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती हैं, फेयर वैल्यू रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है। मतलब ये ऊपर होना चाहिए था, चलो नीचे आ गया, मतलब एक जैसे रखे ना इधर। ये कौन सा जी? फेयर वैल्यू रिजर्व हो सकता है। ये कौन से हो गए तीनों, जिनको हम कहते थे कैपिटल रिजर्व, जिनमें से डिविडेंड नहीं बंट सकता। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, जनरल रिजर्व्स हो गए, जिनमें से डिविडेंड बांटा जा सकता है। अब करेगा क्या कर सकता है पॉसिबली, वो रिजर्व में से नीचे मिसाल के तौर पर बताता है जी, शेयर प्रीमियम है, वो कहता है जी उसके बाद लेट्स से रिजर्व सरप्लस है, बस और कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है तो आप फिर क्या कहोगे? इसका मतलब ये तो ऐसा बिजनेस होता नहीं जिसकी रिटेन्ड अर्निंग्स ना हो, फिर बाकी बैलेंसिंग क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। इस तरह की ज़रा प्लानिंग अभी से आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिजर्व्स के अंदर सब कुछ ही होता है, ओके। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, ट्रेड अदर पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ में आ गया, ओवरड्राफ्ट हो जाता था बैंक, कोई ऐसा मसला नहीं है। पीपीई नज़र आ रहा है, लोन टू एम्प्लॉयज़ है, ट्रेड अंदर रिसीवेबल्स हैं, और स्टॉक इन ट्रेड है। कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात अभी तक तो नज़र नहीं आई, लेकिन उसने जो नीचे रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी ना, दिल धक 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 कर रहा है। उसने कहा था रीड्राफ्ट फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब लगता है सही नहीं है कुछ चीज़ें। खैर चले, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, ओ यहाँ कहीं होता नहीं है। आपने तो रीड्राफ्ट करनी है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। आप इक्विटी साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, और फिर जब आप अगर आप शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे तो उसमें भी आप लिखेंगे। नहीं याद आ रहा तो अब भी सर याद तो मैंने नोट्स करा के ही छोड़ने हैं। आप लोग कहते थे नोट्स नहीं याद करेंगे, कैसे नहीं करेंगे आप लोग, हो गए ना याद इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, नंबर 2, 130 million shares were issued at premium of 5 as consideration for purchase of building and plant. Oh, याद आ रहा है कुछ? Remaining shares were allotted for
याद आया? उसने कहा रेलेवेंट नोट्स बनाओ। डाटा देख कर, अभी भाई ने कहीं से पूछा था, किसने पूछा था शुरू में कौन से नोट्स बनाने होते हैं, यहाँ से किसी ने सवाल किया था। हाँ, सवाल पढ़ के पता लग रहा है कौन सा नोट बनवा रहा है, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल के नोट में सिर्फ शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम नहीं आता, रिटेन अर्निंग नहीं आती। और शेयर कैपिटल के बारे में उसने बताया है कि शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इतने शेयर्स जो कि इशूड अदर देन कंसिडर अदर देन कैश। यहां पर अदर देन कैश लिखते थे और नीचे रीजन लिखते थे, याद है? लिखेंगे फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। और उसके बाद अगली लाइन आपने जो याद की हुई है वो लाजमी लिखनी है आपने। लेकिन इसमें 3 कॉलम्स थे आपके, 3 रोज थी आपकी, सिर्फ 2 रोज हैं। एक अदर देन कैश और दूसरा कैश। जाहिर है फिर बैलेंसिंग क्या होगा, कैश होगा। कोई बोनस यहां पर नहीं है। आपने इससे ज्यादा बड़ा नोट बनाया हुआ है जितना इस सवाल में था। तो जैसे ही आपने सवाल पढ़ा, अब वो मेहनतें आपकी सामने आ रही हैं। सवाल पर्चे में देखेंगे ना इंशाल्लाह, जब जाकर भी सवाल जब सामने आएगा, वो डिस्क्लोजर्स पे लगाए हुए दिन और वो एक्स्ट्रा क्लासेस में बार बार की जाने वाली बातें, वो उस वक्त एकदम से आप कहोगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने हिम्मत की, कोशिश की और कर लिया। लोग कहते हैं डिस्क्लोजर याद ही ना करो, वैसे ही चले जाओ। क्यों भाई यार, इतना आसान काम है। अब देखो कोई मुश्किल है? नोट सारा सामने है आपके, ये बनाओगे आप। तो नोट नंबर 1 तो वो हो गया। नोट नंबर, चलो मैं ऐसा करता हूं, नोट नंबर 2 वैसे बनता है ना, क्योंकि अभी तक मुझे कोई वो बेसिस ऑफ प्रेपरेशन नहीं कहीं। और उसने नीचे ये भी लिख दिया है अकाउंटिंग पॉलिसी नोट्स आर, अभी भी शुक्र है, अभी भी नहीं मांगे उसने। तो इसलिए कहा हुआ है खतरा है, याद कर लेना। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 2-2 3-3 लाइनें लिखी हुई थी ना, वो याद कर लेना। किसी एक दिन ऐसा हो जाना है कि उसने यहां पर लिख देना है नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड। तो जो 2-4 चीजें आपकी सामने हों, लीज का अगर एडजस्टमेंट है सवाल के अंदर, या पीपीई है या स्टॉक है, 4-5 चीजों के आइटम्स के लिख देना, ताकि उसके पता लग जाए कि इसको पता है पॉलिसी नोट्स होते क्या हैं। ओके, आज रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं यहां पर नोट नंबर 2 लिख रहा हूं कि शेयर कैपिटल का नोट बनेगा एक, आप जो घर पे बनाएंगे। बना लेंगे ना, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। नेक्स्ट, रिजर्व्स इंक्लूड रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन पीपीई ऑफ 130। रिजर्व्स में वो कह रहा है इस 2040 में कह रहा है जी कितना पड़ा है सरप्लस, 190 का सरप्लस पड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी बात अभी आपको पता लगी है, शेयर प्रीमियम भी है। शेयर प्रीमियम कैसे है, देखो ना, ये जो 130 मिलियन शेयर्स इश्यू हुए हैं, ये एट अ प्रीमियम ऑफ, यहीं से ही प्रीमियम निकलाना। ले यार मैं ऐसे ही जा रहा था। 130 इंटू 5 कितना बनता है, 130 इंटू 5, 130 इंटू 5 650 क्या है शेयर प्रीमियम। तो फिर बाकी कोई चीज अगर और ना मिली सवाल के अंदर, कोई और चीज ना मिली, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर बैलेंसिंग फिगर क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं ना होता जिसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स ही ना हो। और बोलो अब आपने क्या बनाना है, रीड्राफ्ट करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के फेस के ऊपर कैपिटल, रेवेन्यू, रिजर्व्स अलग अलग नजर आने चाहिए थे। रिजर्व लिख के जान छुड़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखो हमने ये काम किया है, ये देखो हमने ये शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, फेयर वैल्यू रिजर्व अलग अलग दिखाए। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम, दूसरा कौन सा है, रीवैल्यूएशन, सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग अलग नजर आने चाहिए। ये क्या होता है, रिजर्व्स। कोई पता नहीं आगे को फेयर वैल्यू के एडजस्टमेंट आ जाए तो फेयर वैल्यू रिजर्व भी बीच में से निकल आए, लेकिन ये कहानी थी। तो मुश्किल नहीं है, अब फेस के ऊपर ही करोगे आप। मतलब अगर और कोई एडजस्टमेंट ना निकली तो आप जो बैलेंस शीट बना रहे होगे घर पे बैठे हुए, उसमें जो इक्विटी होगी उसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालोगे। आप कहोगे 2050 माइनस 190 माइनस 650, लो। तो जो भी है, अगर कोई और चीज नहीं आती तो आप कहोगे जी ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग है। बैलेंस शीट आप जब रीड्राफ्ट कर रहे होगे ब्रैकेट में कर देना, बस कोई मसला नहीं, ये तो वर्किंग है। ठीक है, ओके। अच्छा, नोट अभी तक सिर्फ एक ही बना है, आगे बढ़ो। 2 कौन सा, अच्छा हाँ, वो बनाने वाला दिन, तो वो तो कॉपी पेस्ट, बनाने वाला तो एक ही बना है ना। अच्छा, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कंप्राइजेज ऑफ लोन फ्रॉम बैंक 1100, आउट ऑफ विच 250 इज पेबल इन नवंबर, एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स फ्रॉम डीलर्स। लो जी, उसने इसको इकट्ठा ही शो किया हुआ है। नहीं यार, इनको क्या करना होता है, आपने सेपरेटली शो करना है, सेपरेटली। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स याद है ना, जाके देखो सन्ड्री के अंदर लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को फेस पे शो करो। अब आपने सेपरेटली अपनी बैलेंस शीट के अंदर नॉन लाइबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म क्या लिखा हुआ है, हाँ, लोन फ्रॉम बैंक्स, तो लॉन्ग टर्म लोन्स या लोन फ्रॉम बैंक्स,
अलग लिखाने हैं और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अलग दिखाने हैं। अच्छा, फिर इन लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर कुछ करंट पोर्शन भी है, तो एक छोटा सा नोट यहां पर बना लेना मुनासिब होता है। आपको सिखाया हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने यूं लिखना है लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं जी वैसे बाय द वे, जितने भी हैं उसमें से आपने लेस कर देना है उसका करंट पोर्शन, जितना भी है, कितना है वैसे 250, ये लेस कर देना है और जो बाकी है वो नॉन करंट। अब जब आपने फेस के ऊपर जाकर लिखना है तो नोट्स का रेफरेंस दे देना है, ठीक है। तो करंट पोर्शन को नोट से रेफर हो जाएगा खुद ब खुद, यहाँ से 250 आ जाएगा और नॉन करंट जो बचा हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। करवाया हुआ है ये काम, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ आप एक बार इसको करके आ जाएं। मैंने तो करवाना ही है दोबारा, मुझे अच्छा लगता है सवाल, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। फुल फ्लैज नोट सारे इसकी जितने इसमें बनाए कहीं पे नहीं बनवाया है, 20 नंबर का सवाल, लेकिन ये आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ। अब देखो पढ़ा हुआ है जो वही सामने आ रहा है, आगे देखो ट्रेड अदर पेबल्स में पढ़ा है अनपेड डिविडेंड। क्या ट्रेड अदर पेबल्स में पढ़ा है? और सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स मत भूलना, अनक्लेम डिविडेंड को तो फेस पे शो करना है, तो और कुछ भी नहीं करना जी, और कुछ भी नहीं करना। आपकी जो बैलेंस शीट बन रही होगी उस बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज चल रही होंगी, तो ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं, ट्रेड एंड अदर, सॉरी इधर ट्रेड एंड अदर पेबल जो हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो जितने सवाल में गिवन है, कितने 1610 है, इसमें से आप क्या माइनस कर दो, ये 18 जो है ये इधर नहीं जा रहा, इधर नहीं, इसको कहां शो करो, अलग से, अनक्लेम डिविडेंड। अब बस ये है, इतना सा काम है। इसका कोई नोट नहीं बनता था, इसके बारे में सिर्फ कंपनीज एक्ट ने कहा था इसको फेस पे दिखाओ, नहीं नजर आ रहा तो दिखा दो, दूसरी जगह पे क्लब नहीं करना। ओके, समझ आ रही है? सारी बातें आपने पढ़ी हुई थी, उसने सही बजा के उसने कंपनीज एक्ट के नोट्स पूछे फिर यहाँ पे आके। अब मेहनत करने वालों ने हाथ पांव मार लिए और जो छोड़ के गए थे, कोई नहीं 7-8 नंबर का आता है, पूरा सवाल ही छोड़ के आए होंगे फिर 20 नंबर, ठीक है। क्योंकि जब 2-4 चीज समझ नहीं आती तो बच्चा फिर बस कहता है लो जी बग गया, उड़ गए। और आपका फेवरेट, लोन टू एम्प्लॉइज इंक्लूड लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ 180। क्या भाई क्या कह रहे हो, लोन टू एम्प्लॉइज में डायरेक्टर्स वाले भी पड़े हैं, कितने पड़े हैं, 1। यार अगर ये पड़े हैं तो ये तो ऐसे नहीं पड़े होने चाहिए थे जैसे इन्होंने पड़े हुए किए हैं। क्या मतलब, इसके बारे में तो हमने क्या बताना है, रिकंसिलिएशन पर्पस, याद आ रहा है? अच्छा हाँ, वो साथ ही आ जाता है ऑनलाइन है या नहीं है। अब देखो इसके बारे में डिटेल बताएगा, तो डाटा पढ़ रहे। अब पीपीई का, आपको पीपीई का नोट क्यों नहीं बना रहे, आगे बस खत्म कहानी, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट की एडजस्टमेंट है, तो पीपीई का क्यों नहीं नोट बना रहे हम? बन ही नहीं सकता यार, क्या करें। शेयर कैपिटल का क्यों बना, उसका डाटा गिवन था। जिस सवाल में शेयर कैपिटल का नहीं होगा उसमें शेयर कैपिटल लिख देंगे, उससे पीपीई का होगा वो बना देंगे, डाटा बताएगा आपको कौन से नोट बनाने हैं। उसने ये कहा रेलेवेंट नोट्स बनाओ, जो बन सकते हैं बनाओ, ठीक है। अच्छा, वो कहता है ऑल ऑफ दीज लोन्स आर इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री हाउस फाइनेंसिंग फॉर 10 years एज पर कंपनीज पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पर्पस आ गया, डायरेक्टर्स वाले भी एम्प्लॉइज वाले भी, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री हैं और कंपनी पॉलिसी के तहत हैं। इसलिए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है आपने जो ये एम्प्लॉइज वाले लोन्स हैं इनके बारे में, जो जितने भी बचते हैं इनके बारे में कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं देना, क्योंकि ये लोन टू एम्प्लॉइज है एज पर HR पॉलिसी। एज पर HR पॉलिसी हो तो फिर कोई डिस्क्लोजर नहीं देते, याद है, बातें भूलनी नहीं है। लेकिन डायरेक्टर वाले चाहे HR पॉलिसी वाले भी हैं, उनके बारे में ये बातें बतानी है, ठीक है। तो आपने रिकंसिलिएशन बनानी है। ओपनिंग कितना था, डिसबर्समेंट, रीपेमेंट और क्लोजिंग। डिसबर्समेंट तो जीरो है, रीपेमेंट तो जीरो है। डिसबर्समेंट क्या है जी, वो कहता है जी जो अमाउंट नजर आ रही है उसका 30% इस पीरियड में डिसबर्स हुआ, वहां से निकलेगा। ओपनिंग मेरे ख्याल में कोई नहीं था, शायद सारे ही इसी साल गए हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, ट्राई कर सकते हैं आप। 30% ऑफ द अमाउंट डिस्पर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर, रीपेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर, इसलिए मैंने कहा कि रीपेमेंट कोई नहीं आनी, ठीक है। लोन टू एम्प्लॉइज हैं, ऑल ऑफ दीज लोन आर इंटरेस्ट फ्री फॉर 10 years एज पर कंपनीज पॉलिसी। अच्छा, अब मुझे ना कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा कि ये पहले से चले आ रहे हैं, इसलिए अज्यूम यही करना है ना कि ओपनिंग जीरो है और 30% इसमें से 30% जो है, ऑल ऑफ लोन आर इंटरेस्ट फ्री 10 years एज पर पॉलिसी, 30% ऑफ द अमाउंट वॉज डिस्पर्स्ड ड्यूरिंग द ईयर। डिस्पर्स कितना हुआ है, जितनी असल में अमाउंट थी उसका 30%। तो बहरहाल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, नोट आपके जहन में आ रहा है। तो लोन टू डायरेक्टर्स का नोट बनेगा, रेकंसिलिएशन पर्पस लिखोगे, लोन टू एम्प्लॉइज को बस अलग लिख देना डायरेक्टर्स से नोट में जाके। यहां पे आप नोट नंबर कौन सा पहुंच गए जी, नोट नंबर जबरदस्ती करके मैंने वो लॉन्ग टर्म लोन वाला बनाया, तो इसको नोट नंबर 4 बनाएंगे। अब नोट 4 में जाकर आपने यूं करके तोड़ के लिख देना,
नोट 4 में आपने लोन टू डायरेक्टर्स अलग और फिर लोन टू एम्प्लॉयज़ अलग, लेकिन एम्प्लॉयज़ वाले को मजीद कुछ नहीं करना क्योंकि वो एज़ पर HR पॉलिसी है। और यहाँ पे आपने शुरू हो जाना 4.1, 4.2 जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। और आखिर में अगेन मैथमेटिक्स का मसला है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेट ऑफ कैश इन हैंड ऑफ 30 मिलियन। क्या ये सही है? ये 265 बेसिकली क्या है, वो कह रहा है जी नेट बैंक ओडी है, नेट बैंक ओडी है कितना जी 265। हालांकि ये नेट नोट करने की इजाज़त नहीं होती, उनके किसी बैंक का ओडी होगा, किसी बैंक का पॉजिटिव होगा। वो कहता है कि जी ये जो ओवरड्राफ्ट है, अच्छा कैश के साथ नेट कर दिया है। अल्लाह के बंदे, यानी कि तुमने ये कर दिया है, तुमने ऊपर तुम्हें जो ऊपर ग्रॉस बैंक ओडी आ रहा था, पता नहीं कितना ओवरड्राफ्ट था, तुमने कहा उसमें से कैश को नेट करो कितना, और तुम नेट ये शो कर दो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज। हद हो गई यार, ये तो सही नहीं है। तो रिवर्स बैक करो, बैलेंसिंग निकालो जी। ये देखो जिंदगी एक धोखा है, ये कहीं नहीं जाना, ये करंट लायबिलिटीज में, ये करंट एसेट्स में। अगेन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, मतलब इसका कोई डिस्क्लोजर नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बस करेक्शन करके इसको शो करना है। और उसके बाद जो घर पे आपने करना है, यहाँ से ऑपरेटिंग सेगमेंट का भी उसने नोट यहीं पे बनवा लिया था। और छोड़ो IFRS 8 को छोड़ो, तो आप ये पूरा सवाल करें। मैं बस एक ही ये होमवर्क रख रहा हूँ, दूसरा मैं सोच रहा था लेकिन वो नहीं देता है। वो बहुत आसान, शेयर कैपिटल का नोट उसमें बनाना है, लेकिन वो फिर कभी करेंगे, ठीक है जी। तो माजरत में जो आप लोगों को इतना स्पेशल बुलाया, हक अदा नहीं कर सका आज, थोड़ा कम पढ़ाया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में और अगले संडे पे किसी और को नहीं आने देंगे, सिर्फ हम ही होंगे और फिर खुला के पढ़ेंगे आराम से, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। ये जी मैंने कहा है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट बनाना है, घर पे पूरा कर लीजिएगा सवाल को। मैं इस ऑपरेटिंग सेगमेंट के नोट को इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये सवाल पूरा आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।